बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है IAS 36। IAS 36 वेरी इंपॉर्टेंट IAS, नॉन करंट एसेट से पर्टेन करता हुआ IAS है। इस IAS का नाम है इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट मतलब एसेट की वैल्यू का गिर जाना। अब ये वो रिवैल्यूएशन नहीं है। सबसे पहले तो एक बात समझिएगा, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं? गड़बड़ ये करते हैं कि इसको जो है वो रिवैल्यूएशन से मिलाते हैं। नहीं, इम्पेयरमेंट इज समथिंग डिफरेंट। इम्पेयरमेंट इज नॉट अ रिवैल्यूएशन डेफिसिट। नहीं, इम्पेयरमेंट रिवैल्यूएशन डेफिसिट नहीं है। इम्पेयरमेंट एसेट की वैल्यू का गिरना जरूर है आफ्टर इंडिकेटर्स। याद रखिएगा, इम्पेयरमेंट ऐसे ही नहीं आती। इम्पेयरमेंट आने से पहले लाइटें जलती हैं, स्टेप है। स्टेप 1 होगा, लाइटें जलेंगी, इंडिकेटर्स होंगे। क्या होंगे सर? इंडिकेटर्स। विदाउट इंडिकेटर्स इम्पेयरमेंट नहीं होती। बैठे बैठे इम्पेयरमेंट नहीं होती भाई। इम्पेयरमेंट सिर्फ उस वक्त होती है जब क्या हो? इंडिकेटर्स हो। इंडिकेटर्स हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या है? ये लाइटें हैं, एक हमारे घर के अंदर जलती हैं, एक घर के बाहर जलती हैं। घर के अंदर हम्म, वाली इंटरनल इंडिकेटर्स, घर के बाहर वाली एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। सर, याद करनी पड़ेंगी, बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी। इंटरनल इंडिकेटर क्या होता है, एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होता है? देखो भाई, हैंड आउट आपके सामने है। जी नजर आ इंटरनल रहा है सर। इंटरनल इंडिकेटर है एसिड को फिजिकली डैमेज हो गया है। एसिड डैमेज हो गया, ऐसा क्लियर कट इंडिकेशन कि इसकी वैल्यू गिर गई। सही बात है गलत हम्म, बात है? पाकिस्तान में आसान भाषा में यूं समझो, गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी को डेंट लग गया, वैल्यू गिरी नहीं गिरी? ये बिल्कुल गिर गई। सही है, गाड़ी को डेंट लगा, ऐसा इंडिकेटर के वैल्यू शायद के गिर गई है। ठीक हो गया। दूसरा, जी सर। इकोनॉमिक कंडीशन वर्स है, एसेट आउट ऑफ फैशन है, एसेट पुराने मॉडल का हो गया है, नई अपग्रेड जो है वो एसेट की मार्केट में आ गई है। तो ये सब जो है इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं कि एसेट शायद आपका जो है वो इम्पेयर हो गया है। इंडिकेटर होने के बाद भी इम्पेयरमेंट हो ये जरूरी नहीं है। इंडिकेटर्स होने के बावजूद भी इम्पेयरमेंट नहीं हो ये मुमकिन है, पॉसिबल है। इंडिकेटर्स हम्म, इज द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हम चेक करते हैं कि भाई एसिड की इम्पेयरमेंट है कि नहीं है, ये कैसे पता चले? तो पहले हम देखते हैं कुछ इंडिकेटर्स। इंटरनल बड़े आसान थे, एसिड पुराना हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है भाई, ये इंटरनल इंडिकेटर थे, आसान थे ये। लेकिन दूसरे हम्म, लेवल पे जो है वो हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स ये हैं कि एसिड की मार्केट वैल्यू नीचे आ गई है, एसिड की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, एसिड की अपग्रेड मिलना बंद हो गई है, आपकी कंपनी की वर्थ नीचे आ गई है, यानी आपकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गई है। मतलब एक होता है नेट एसेट और एक आता है स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कैपिटलाइजेशन, आपकी वर्थ। हम्म। आसान भाषा में आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। बढ़ना। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, देखो भाई बात सुनो, ये इकोनॉमिक्स है। हमें सिर्फ एफआर लेवल पे इतना पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना, ये इकोनॉमी के डाउन टर्न की निशानी है। इंटरेस्ट रेट इज अ हम्म, क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमी का डाउन टर्न, राइट? हम्म, अब इकोनॉमी डाउन टर्न पे है, इकोनॉमी तबाह बर्बाद है, तो याद रखिएगा इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि आपका जो है वो आपके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, उनकी वैल्यू भी नीचे आ जाएगी। बात समझ आई सर? जी सर।
यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं जी। ये इंडिकेटर्स आपको याद होना जरूरी है। इंडिकेटर्स हमें याद होना जरूरी है। जरूरी है। अब हम्म। ये इंडिकेटर्स तो ठीक है सर, ये इंडिकेटर्स तो आसान है, कोई मसले वाली हम्म। बात नहीं है। अब ये इंडिकेटर्स एक्सटर्नल यानी मार्केट से नजर आते हैं, या इंटरनल यानी हमारी अपनी हरकतें होती हैं कि हमने एसिड को खराब कर दिया, एसिड फारिग पड़ा हुआ है, एसिड का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करता है। बस आसान भाषा में यूं समझिएगा कि एसिड इस्तेमाल के काबिल हमें लग रहा है कि नहीं रहा। क्या लग रहा है हम्म। हमें? हमें लग रहा है यस। कि ये एसिड अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। हम्म। वो नहीं रहा है ना, वो इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो एक्सटर्नल एग्जाम में आता जाता रहता है, वो आमतौर पे जो है होता है जिसको आप कहते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का खराब हो जाना, इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन हो जाना इज द क्लियर कट इंडिकेटर कि हो सकता है आपके एसेट जो हैं वो नीचे आ गए हों, उनकी वर्थ, उनकी कैपिटलाइजेशन नीचे आ गई हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से जी। समझिएगा। ये स्टेप वन जो है ना, इंडिकेटर्स का होना, इंडिकेटर्स के होने पे ये जरूरी नहीं है कि इम्पेयरमेंट आएगी हैं। जी हाँ, इंडिकेटर्स हों इसके बावजूद भी इम्पेयरमेंट ना आए ये मुमकिन है। अच्छा, यानी हम पहले इम्पेयरमेंट देखे लिए देखेंगे कि कोई इंडिकेटर है, जब हमें सवाल में, सिनेरियो में, क्वेश्चन में इंडिकेटर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इंडिकेटर्स मिलेंगे। इसके बाद हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, स्टेप वन के बाद भी इम्पेयरमेंट नहीं होती। स्टेप वन के बाद एक स्टेप टू होता है जिसमें हम इम्पेयरमेंट का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? इम्पेयरमेंट का टेस्ट परफॉर्म यस। करते हैं। और वो टेस्ट, टेस्ट तो आपको पता है ना कि अगर आप टेस्ट देते हो तो पास होते हो या फेल होते हो। अगर हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट का जब हम टेस्ट करेंगे, ये स्टेप टू इज अ टेस्ट, ये टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा इम्पेयरमेंट आई है कि नहीं आई है। कैसे पता चले? देखिएगा, ये टेस्ट बड़ा आसान है। इस टेस्ट के लिए आपको पकड़ना है कैरिंग अमाउंट। वो ब्लड टेस्ट के लिए लेबोरेटरी वाले लेते हैं खून, ब्लड, राइट। राइट। यहाँ पे हम ब्लड नहीं ले रहे आपका, हम यहाँ पे आपके एसिड की कैरिंग अमाउंट ले रहे हैं सर। व्हाट वी आर टेकिंग हियर, द कैरिंग कहने के अमाउंट, yes। द कैरिंग अमाउंट ऑफ योर एसिड्स, राइट। हमने आपके एसिड की कैरिंग अमाउंट पकड़ ली सर, हमने आपके एसिड की कैरिंग अमाउंट को ले लिया है। अब एसिड की कैरिंग अमाउंट लेने के बाद हम क्या करेगा, हम कुछ मजाक करेगा। हमने कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड को लिया और उसको कंपेयर करा, एक नई चीज है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। क्या बोल रहा हूं मैं? कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। अगर 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 रिकवरेबल अमाउंट कम हो, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, तो हम बोलते हैं मुबारक हो, इम्पेयरमेंट आ नहीं रही, इम्पेयरमेंट आ चुकी है। क्या? अगर कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल ज्यादा अमाउंट हो, ठीक है। रिकवरेबल हम्म। अमाउंट कम हो, तो हम कहेंगे हाँ। मुबारक हो, इम्पेयरमेंट आ नहीं रही, इम्पेयरमेंट आ चुकी है। गॉट माई पॉइंट? तो ये तो मतलब लॉस ही हुआ ना कि सबका, फिर इम्पेयरमेंट अगर हो चुकी है तो भाई। नुकसान है, नुकसान। हम्म। नेगेटिव मुबारकबाद दी है सर मैंने। हाँ। अच्छा। लेकिन, सही है, ठीक है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट कम हो, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो, तो हम बोलेंगे नो इम्पेयरमेंट, माफी मुश्किल, नो टेंशन,
नो इम्पेयरमेंट एट ऑल, नो लॉस, नो एक्सपेंस, खाली वल्ली। गॉट माई पॉइंट? बिल्कुल सर। ये एक बात। सर सवाल है, हाँ हाँ। ये रिकवरेबल अमाउंट हम किसको कह रहे हैं, फेयर अभी वैल्यू हम को आते या? हैं, अभी हम आते अच्छा हैं, अच्छा। अभी हम आते ठीक है। हैं। मैंने अभी ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट नहीं बताई है। ठीक अभी मैं ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट पे आऊंगा। अभी मैंने सिर्फ ये बताया, स्टेप टू में इंडिकेटर्स ठीक। थे। इंडिकेटर्स के बाद आपने चेक किया कि टेस्ट टेस्ट। परफॉर्म किया, टेस्ट ने पॉजिटिव दिखाया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। टेस्ट ने नेगेटिव दिखाया तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मसला कुछ ये नहीं। है, मसला यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, बस टाइम पास हो गया, जीरो आंसर, नो इम्पेयरमेंट। ठीक है। सवाल ये है कि सर रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है? तो बहुत आसान है हम्म, सर। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ टू। एसेट की एक होती है फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। हम्म। फेयर वैल्यू लेस, वो आपको एनआरवी याद है ना? जी जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल या सेलिंग एन एसेट। फेयर वैल्यू हम्म। लेस कॉस्ट टू सेल, एसिड बेचने की खर्चा, जिसमें डिस्पोजल प्रोसीड वगैरह सारी, डिसमेंटलिंग विसमेंटलिंग सब आ जाता है। एक ये। अच्छा सही। और दूसरा होता है या नया, वैल्यू इन यूज। मैं बताता हूँ दोनों अच्छा। क्या चीज है, जरा रुकिएगा। आपने हम्म। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेनी है, वैल्यू इन यूज लेनी है, इन दोनों में से जो क्या होएगा, हायर। हायर ऑफ होगा, वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होगी। अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाऊंगा कि ये दोनों चीजें और रिकवरेबल अमाउंट है क्या, ध्यान से देखना। एक एसिड है, ठीक। आपके पास एक अदद एसिड है। क्या है मेरे भाई आपके पास? एसेट। ਤੁਹਾਡੇ नाल हिक एसिड आहे। आपके हम्म। पास एक अदद एसेट मौजूद है। वेरी गुड हो गया, बहुत जबरदस्त बात हो गई। आपके पास बहुत मुबारक हो, एक अदद एसेट है। अब उस एसेट का क्या करोगे? सर है तो हम्म। इस्तेमाल करेंगे, राइट? जी। है तो क्या करेंगे? इस्तेमाल ही करेंगे। कोशिश। इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे हम्म। सर? हमारा दिमाग खराब है? हम्म। क्यों ताकि इस्तेमाल? उससे कुछ, उससे आउटपुट प्रोडक्शन निकल सके, जो हम कल को बेच सके। इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने के लिए एसिड को इस्तेमाल करेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल सही है। एसिड से पॉसिबल इकोनॉमिक बेनिफिट जो होते हैं उनको वैल्यू इन यूज कहा जाता है। यानी एसिड इस्तेमाल करेंगे, उससे फायदा होएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल होगा। एसिड को इस्तेमाल करके जो इकोनॉमिक बेनिफिट सर आता है, उसको वैल्यू इन यूज बुलाते हैं। बात समझ आई सर? बिल्कुल ठीक है। अब एसिड का, एक एसिड है आपके पास, उसकी वैल्यू इन यूज अज्यूम करो 1000 है, कितनी है? 1000। यानी उसको चलाने का फायदा 1000 है, उसको इस्तेमाल करने का फायदा कितना है? 1000। और अभी उसकी मार्केट में आपको ऑफर मिलती है 1500। कितनी ऑफर मिलती है? 1500। यानी ओके। वैल्यू इन यूज इस्तेमाल करके आप इससे कमा सकते हैं 1000। और ठीक इसको है। अभी के अभी बेचने से मिलेगा 1500। हाजी क्या काम करेगा आप? बेचेगा। आप बेचेगा इसको। क्यों बेचेगा हम्म। भाई? क्योंकि क्योंकि आपको उससे आप। हायर ऑफ, क्योंकि क्योंकि आप अपना फायदा करना चाहते हैं सर। हायर ऑफ, यही होता है रिकवरेबल अमाउंट के। हायर ऑफ की बात होती है, किसकी बात होती है? हायर हायर। ऑफ। हायर ऑफ के मार्केट में कितने का जा रहा है और इस्तेमाल करके कितना फायदा हो रहा है। इनमें जो हायर होगा वो काम करेंगे, दैट इज नोन एज द रिकवरेबल अमाउंट। के फायदे का सौदा, एसिड के केस में फायदे का सौदा इज द रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट तो ठीक है, लेकिन आपकी बुक्स में वो रिकॉर्ड किस में हुआ है, उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है? उससे कंपैरिजन जब होता है तो आवाज आती है कि इम्पेयरमेंट आ चुकी है या इम्पेयरमेंट नहीं आ चुकी है। गॉट माय पॉइंट? जी बिल्कुल ठीक है, सही है। ये याद रखना पड़ेगा सर, ये भूलने का हम्म। नहीं है।
यहाँ तक हमने हम्म पढ़ लिया। अब ये हम्म वैल्यू इन यूज निकालने का अपना फार्मूला थोड़ी देर में आएगा, हम इसको भी देखेंगे। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक सी बात की है, थ्योरी की बात हम्म, की है। और अभी हम पढ़ रहे हैं एक इंडिविजुअल एसेट में होने वाली इम्पेयरमेंट, एक एसेट हम्म, में होने वाली इम्पेयरमेंट, ठीक है। जी सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हैंडआउट में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम्म, उन जी क्वेश्चंस सर। को देखते हैं। तो हैंडआउट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है अब। चले जी, हमें इम्पेयरमेंट लॉस बताना है। वी हैव थ्री एसेट्स, हम्म ए, बी एंड सी। मैं ए हम्म, सिखाता हूँ डिटेल में, बी सी तो आप खुद ही बता दोगे। देखो, हमें चाहिए जी क्या? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट ना सर। जी सर। कैरिंग अमाउंट तो दी हुई है ए की, बी की और सी की। ठीक। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? वो हमने कहा था हायर ऑफ द नेट फेयर वैल्यू और या वैल्यू इन यूज। क्या इन दोनों का हायर होगी? जी सर। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को एनआरवी भी बोलते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जी जी। अब आप मुझे ठीक है एसेट ए के लिए बताओ, एसेट ए के लिए रिकवरेबल अमाउंट क्या है? सर, हम एसेट ए की रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू इन यूज वाली लेंगे बिकॉज वो हायर है ऑफ द टू, तो 120 हम वो लेंगे। एसेट बी और के लिए? इसकी जी इसकी भी 130 वैल्यू इन यूज लेंगे। लेकिन सी के लिए हम नेट एनआरवी या जिसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करते हैं, हम वो लेंगे। अब देखो, इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं है? इम्पेयरमेंट लॉस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इन अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस, एसओसीआई में एक्सपेंस। हाँ भाई, ठीक है। पहले वाला एसेट कैरिंग अमाउंट का कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। हाजी, कितने से लॉस आया? नो इम्पेयरमेंट, नो इम्पेयरमेंट लॉस सर। नो इम्पेयरमेंट लॉस, खल्ली वल्ली लॉस। दूजा, कैरिंग अमाउंट ज्यादा इसमें है, रिकवरेबल ये अमाउंट कम है। हाँ भाई, 20 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया बिकॉज कैरिंग अमाउंट कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और एनआरवी कम है। ये 20, ये भी इसमें भी इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 20 का। टोटल 40 का इम्पेयरमेंट अच्छा, उसको हम लॉस। टोटल करके करते हैं, सही है, ओके हाँ। एंट्री क्या बनेगी? सर इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है। सर बचपन में ठीक जब है हम बिल्कुल। छोटे थे, हमें ये बताया गया था कि एक्सपेंस इंक्रीज ऑन डेबिट साइड। हम्म एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट क्या होएगा? तो भाई ए में तो कुछ नहीं है ना, ए तो ओके है। बी में कितने ओके। की इम्पेयरमेंट है? बी कितने से गिरेगा? 20 से। और सी कितने से गिरेगा? 20 से। यानी एसेट अपनी वैल्यू कम कर देते हाँ। हैं बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट। एसेट ठीक। क्रेडिट, इम्पेयरमेंट डेबिट। एक्सपेंस बढ़े हैं हम्म, और एसेट की वैल्यू घटे है। ये है इम्पेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग एक इंडिविजुअल एसेट के लिए। कोई तकलीफ? नहीं सर, ठीक है, मैं समझ गया हूँ यहाँ तक। ये एसओसीआई में जाना है ना एक्सपेंस वगैरह ने। अब बिल्कुल। ये तो बिल्कुल बिना बेसिक सी बात की है, इसमें कोई प्रॉब्लम जी है? जी। नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा बस पूछा था कि एफआर के पेपर में हमें एंट्रीज भी बनानी होती हैं, मतलब जैसे आप बना रही हैं वो समझाने के लिए बना रही हैं या ये मैं क्वेश्चन में भी आमतौर हमें। पे समझाने के लिए बता रहा होता हूँ। एफआर में हाँ। अकाउंटिंग एंट्रीज आमतौर पे नहीं आती। कभी कोई ओके। एमसीक्यू में आ गई तो आ गई, लेकिन सीआरक्यू वगैरह में एंट्रीज नहीं बनानी होती, एंट्री स्पेसिफिकली हाँ, नहीं आती, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक। इसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन और आ गया। जी सर। गाड़ी जा रही थी, डिफरेंस यूके रिकवरी के बताओ। लियारी में गाड़ी जा रही थी। अचानक से हम्म सामने जो है वो गधा गाड़ी आ गई, और गाड़ी हम्म जो है उसको हो गया डैमेज। अल्लाह हम्म अकबर। और बहुत मुश्किल है गाड़ी का इस्तेमाल होना। आगे जाके हम्म। कहता है वैल्यू इन यूज कितनी है? ये जी $1,000 है इसकी। लेकिन गाड़ी पुरानी थी तो उसके पार्ट्स वगैरह बिक जाएंगे कितने में?
$3,000 में बिक जाएंगे, हाँ। अच्छा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट जी, 3,000 में बिक जाएंगे सर। कैरिंग अमाउंट एक्सीडेंट, इसकी 8,000 है। ओपनिंग। एक्सीडेंट कब हुआ है? एंड, ईयर एंड में सर। कैरिंग अमाउंट सर कब की दी हुई है? ओपनिंग दी हुई है ये तो। यानी 1 जनवरी, अगर मैं डेट लिखने जाऊं तो 1 जनवरी हुई ना? जी जी, खाली 1-1 कर दें, ठीक है। कोई फर्स्ट भी जैन साल लिख दो, ठीक है। ठीक है सर। कैरिंग अमाउंट साल के शुरू में 8,000 है, हम्म। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये साल के आखिरी में हुआ है। तो मुझे बिल्कुल सही। कंपैरिजन के लिए मुझे कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से, राइट? बिल्कुल सही है। अब रिकवरेबल अमाउंट तो ईयर एंड पे निकलेगी, क्योंकि हादसा हाँ, हुआ है ईयर एंड पे, राइट? बिल्कुल सही है। कैरिंग अमाउंट के साल के शुरू की ले सकता हूँ कि नहीं, इसको भी मुझे 1 साल का फर्दर डेप्रिशिएट करके ईयर एंड पे लाना पड़ेगा? सर मैचिंग कॉन्सेप्ट तो कहते हैं कि लाना पड़ेगा उस साल का लाना डिप्रिशिएट पड़ेगा। करके। 8 साल लाइफ है, डिवाइड बाई 8 कर दो, 1 साल का डेप्रिसिएशन इज गोना बी 1,000। सात अच्छा हजार अच्छा। इज द कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल ठीक अमाउंट ठीक। कैसे निकालते हैं भाई? सर हायर ऑफ द टू, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगी 3,000। हायर ऑफ 1 या 2, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 3,000, और वैल्यू इन यूज इज 1,000। दोनों में से तो हम थ्री हायर, थाउजेंड 3,000 ले लिया। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है। कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट ज्यादा है, लॉस। रिकवरेबल अमाउंट कम है। हैज अ इम्पेयरमेंट और नो? यस, फोर यस। थाउजेंड 4,000 गाड़ी क्रेडिट, 4,000 इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, 4,000 4,000 कहानी खलास। ये भी हैंड आउट का क्वेश्चन था। इसमें कोई सवाल है तो बताइएगा। नहीं, बस ठीक है। इसका मतलब कि हमें जो भी फिगर्स लेनी होती है वो एंड ईयर की लेनी होती है, और हाँ ये नहीं, उन्होंने चूंकि। जिस दिन हाँ की ठीक। रिकवरेबल अमाउंट दी होती है हमें फिगर्स उस दिन की लेनी होती है। ओके ओके, और उसमें ज्यादातर यही होगा कि अगर वो मिड ईयर या शुरू का है तो उसको हम उतने से डिप्रिसिएट कर देंगे, और उसको उसकी वैल्यू को उस डेट पे ले आएंगे जिस पे हमने रिकवरेबल अमाउंट लेनी होगी। बिल्कुल। ठीक है, सही है, सही है। ये रिवर्स तो नहीं हो सकता कि वो कह रही शुरू में शुरू की, लेकिन अच्छा वो तो फिर उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना, अगर उस डेट का ही होगा तो। सही है सर, समझ गया। ठीक है सर। अब हमने यहाँ तक पढ़ा है। जी जी। ये अब एक ये तो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, ये क्वेश्चन सर आए ये किस स्टैंडर्ड का है, एग्जाम स्टैंडर्ड का है, ये वैसे अभी आप वो नहीं नहीं, ये एग्जाम ही है सारा। हफ्सिल। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ। ठीक है, सही है। मैं सर। ओके ओके, ठीक। जी सर, समझ आ गई सर ये। अब एक दो बातें याद रखिएगा। जी। कॉस्ट टू सेल में बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, लीगल फीस हो सकती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो सकती है, हम पढ़ चुके हैं। अब आपके राइट। सामने एक अदद क्वेश्चन आएगा, स्टडी हब का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और हमने इसमें जो है वो बताना है कि क्या सेटअप है। देखो इस क्वेश्चन में आपसे, जब भी आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ना स्टडी हब का, इसमें रिकवरेबल अमाउंट या इम्पेयरमेंट लॉस नहीं पूछा है। ये और पीछे चले गए हैं, ये उस चीज पे फोकस कर गए जो बच्चे आमतौर पे फोकस नहीं करके जाते। बच्चे ये समझते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो हर सवाल में गिवन थी किट में, तो पेपर में भी हम्म नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने फोकस उल्टा कर दिया। इन्होंने हम्म पूछा कि भैया हम्म। बताओ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी। अल्लाह अकबर, बच्चे अब चक्कर अच्छा। खाते हैं। सही है। ओ, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है। कहता है डब्ल्यू कंपनी ऑपरेट्स इन लीज प्रॉपर्टीज प्रीमिसेस, इट ओन्स अ बोटलिंग मशीन विच इज सिचुएटेड इन अ सिंगल फैक्ट्री यूनिट। बोटलिंग मशीन्स आर सोल्ड पीरियोडिकली एज कंप्लीट एसेट। अच्छा भाई, बोटलिंग एसिड बेचता है। प्रोफेशनल वैल्यूअर ने, एक वैल्यूअर ने आपकी मशीन की वर्थ कितनी लगाई है? 1 लाख, यानी अगर आप सेल करेंगे तो 1 लाख होगी, तो वो फेयर वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, सही है। फेयर वैल्यू इज $100,000। अल्लाह अकबर, कोई मसला ही नहीं एक है। हजार की उसकी। आगे क्या है? उस वैल्यूएशन करने वाले ने 1,000 पाउंड डॉलर आपसे वैल्यूएशन के चार्जेस लिए। हाँ भाई। सही है।
क्या ये कॉस्ट में आएगा नहीं आएगा? सर आएगा। मुझे बताओ, क्या ये वैल्यूएशन को, प्रोफेशनल वैल्यूज वैल्यूअर है। वैल्यूअर ये को तो पैसे, अगर हम वैल्यूअर को पैसे ना दें तो क्या हमारा एसेट नहीं बिकेगा? दिखेगा। हाँ, खुद कह रहे हो बिकेगा। बिकेगा तो फिर नेसेसरी एक्सपेंस तो नहीं हुआ ना। नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं तो हुआ। इस 1000 को गोली मार देंगे, इसको हम नहीं लेंगे सर। बात समझ आई? ठीक। देखा, ये अच्छा छोटी अच्छा। छोटी बात है, आपने खुद से सवाल करना है कि भाई हाँ। ये 1000 वैल्यूएशन वाले को पैसे ना दूं तो क्या मैं एसेट बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता? वल्लाही बेच सकता हूँ। आई एम एबल अच्छा, टू क्योंकि सेल इट। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट जो आएगी वो हमने लेनी है, तो ये तो ओके, एक वैल्यू, हम कराएं ना कराएं मर्जी है, इससे सेलिंग या नॉन, इसकी वजह से ये तो नहीं होगा वो बिकेगा नहीं या ज्यादा अच्छा बिकेगा। ये तो अपनी तसल्ली के लिए हमने एक वैल्यूएशन करवा ली थी। बेहतरीन। आगे, वुड नीड टू डिसमेंटल, एसिड को हाँ ये। डिसमेंटल, वो जमीन में इंस्टॉल बिस्टॉल है, डिसमेंटल करना हम्म, पड़ेगा। और ये डिसमेंटलिंग इज द नेसेसरी एक्सपेंस टू सेल, हमें पता है। तो हमने ये 5000 तो ले लिया, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है सर, राइट। मशीन को पैक करना पड़ेगा, किसी को बेचोगे तो पैकिंग करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। तो पैकिंग भी नेसेसरी कॉस्ट टू सेल होती है। हम्म। और गवर्नमेंट को फीस पे किए बगैर क्या कोई काम हो सकता है? नहीं नहीं, वो तो फाइन पड़ जाएगा, आपको पकड़ लेंगे, इसलिए आप वो तो बेच देखना ही नहीं पड़ेगा। सकते, आपको क्लियरेंस ही नहीं मिलेगी। पाकिस्तान थोड़ी है, इंडिया थोड़ी है, बांग्लादेश हाँ। थोड़ी है, नेपाल थोड़ी है कि सेटिंग पे काम होगा ना। अगर लीगल हम्म। फीस एसोसिएटेड है तो आपको देनी हम्म, पड़ेगी, वरना यू आर नॉट एबल टू सेल द एसेट। तो यवा दवा हाँ दरे तीन आ गई, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। 1 लाख की बिल्कुल। फेयर वैल्यू। सर डब्बे में आंसर क्या लिखेंगे? 89,500। देखा एग्जाम में कैसा खेला जाता है। ये स्टडी हब का क्वेश्चन था, कहाँ से अच्छा। कहाँ चला गया। आगे लोग जाते हाँ, ही ये पीछे चला गया है। मैं एक्चुअली वो जो 1000 वैल्यूएशन है, मेरा दिमाग एकदम वहां पे चला गया, वो जो कैपिटलाइज करना होता है ना, कि एसेट की वैल्यू में कैपिटलाइज कौन कौन सी कॉस्ट करते हैं, तो वो मैं उस पे जज करना शुरू हो गया था, क्या ये फीस जो है ये कैपिटलाइज होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए वो $1000 की जो थी, मेरा दिमाग वहां चला गया। अब एक बात याद रखिएगा, वैल्यू जी। वैल्यू इन यूज 90% केसेस में गिवन होती है, लेकिन कभी ओके। कभार ऐसा भी होता है कि वैल्यू इन यूज गिवन नहीं होती। तो ओके वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना कैसे? मैंने वैल्यू इन यूज की आपको क्या डेफिनेशन बताई? सर, जो इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो उससे, या उससे आप हासिल कर रहे हो इकोनॉमिक बेनिफिट इकोनॉमिक फ्यूचर में। बेनिफिट एक्सपेक्टेड ठीक है। फ्रॉम द और नॉन करंट एसेट। एसेट हम्म, से कौन से कितने के इकोनॉमिक बेनिफिट आपकी उम्मीद रखते हैं आप, दैट इज कॉल्ड हम्म, वैल्यू इन यूज। ये गिवन ठीक हो है तो सर। मरहबा, गिवन ना हो तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने सीखी है आईएएस 16 के अंदर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू हम्म, ऑफ मुस्तकबिल में होने वाले इस एसेट के इस्तेमाल से फायदों की प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे अच्छा निकालते हैं? हमें याद है, कैश फ्लो अच्छा। मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। याद आया? बिल्कुल सही है। डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो 1 1 डिवाइडेड over बाय वन plus प्लस आर की पावर एन। जो धुंधला सा बिल्कुल। हो गया था ये 16 की प्रेजेंट वैल्यू, वो दोबारा से हाँ जगा दी गई है। दोबारा से हमने कहा हाँ। वेक अप वेक अप, प्रेजेंट वैल्यू का केस फिर लौट आया है। गॉट माई पॉइंट? सही है सर, सही है। अच्छा ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन है, ये भी स्टडी हब का क्वेश्चन है, और इसमें जी वैल्यू सर। इन यूज कैलकुलेट करनी है। आप देख रहे जी। हैं कि हम्म, हर चीज जो पहले भी पड़ी हो वो भी रेलेवेंट हो जाती है, वो घूम फिर हम्म, के आ जाती है। और ये आगे हम्म, भी प्रेजेंट वैल्यू आपको बार बार तंग करती रहेगी। तो बेटर ये अच्छा। है कि आप इसको पक्का कर लीजिएगा। डिस्काउंट फैक्टर कभी दिए होते हैं, कभी नहीं दिए होते। नहीं दिए होते तो हम्म, हमें पता है 1 डिवाइड 1 प्लस आर का पावर एन, और गिवन होते हम्म, हैं तो फिर मरहबा,
जो दिए हैं हम उसको ले लेंगे। इस क्वेश्चन में आप पे रहम खाया जा रहा है, आपको डिस्काउंट हम्म, फैक्टर दे दिए गए हैं, ठीक है। ठीक ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन का हाँ। नाम है डव। डव हम्म। जो है वो एक ड्रग्स का पेटेंट रखती है। ड्रग्स ठीक है सर। मतलब दवाई। दवाई। तो उल्टा सीधा नहीं समझ लेना भाई। ड्रग्स हाँ, मतलब दवाई, ठीक है। हम्म, हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। आगे क्या है, पढ़ो। क्या जी, द पेटेंट एक्सपायर्स इन 5 years। अच्छा जी। 5 साल में ये दवाई ड्यूरिंग का दिस। पेटेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, सही है। और और वो डिमांड कह रहे जो हैं कि है वो, डिमांड जो है वो 5 साल, और जो डिमांड फॉर द ड्रग इज फॉर टू ग्रो। अच्छा, 5% से सालाना ग्रो करने का इसका है फोरकास्ट। ठीक है। एक्सपीरियंस बता रहा है कि competitor flood the market with generic version of the profitable drug as soon as it has no longer patent protected। यानी कोई अच्छा, ये बात। कॉपीराइट, दूसरे ने कोई ऐसी मिलती जुलती दवाई बना ली है, तो अब हमारे पेटेंट का कोई फायदा नहीं रहेगा, यानी पेटेंट बर्बाद हो जाने वाला है। तो ये इंडिकेटर आ गया ना, इंडिकेटर ओ, अच्छा। दिखा रहा है। ठीक है। डव ओके। कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट द पेटेंट टू जनरेट, और कंपनी को लगता है कि अब पेटेंट जो है वो अब हमें कमा के नहीं देगा। 5 साल बस ये इसके आखिरी हैं, इसके बाद ये सही एसेट है। गया, ये एसेट गया। हम्म, आपको भी लग रहा है इंटरनल इंडिकेटर भी है, कॉम्पिटिटर का आना, एक्सटर्नल इंडिकेटर भी है, तो ठीक हो गया। हम्म, हम्म। रेवेन्यू लास्ट ईयर कितना हुआ, अब सॉल्व करना है पिछले साल हमारा। अब देखो हमें निकालनी है वैल्यू इन यूज, रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की है वैल्यू इन यूज। स्टडी हब अच्छा, ने ठीक है। हमसे वैल्यू इन यूज पूछ लिया, ठीक है। अब ठीक है हमें जी। पता है वैल्यू इन यूज जो है वो एसेट की फ्यूचर में आने वाला कैश इनफ्लो है, ठीक है, डिस्काउंटेड। सही है। हम्म। पिछले साल कितना पैसा मिला था इस एसेट से, इस पेटेंट से कितना मिला था? सर, 100 million लिखा हुआ है, नेट रेवेन्यूज वर 100 million लास्ट ईयर। बस मुझे एक बात बताइए, लास्ट ईयर 100 था ना, जी सर। तब क्या करें? उसने कहा है 15, 15.5% अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर द अप्रेजल ऑफ द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद दिस प्रोडक्ट। अप्रेजल का मतलब सर, चेक फ्यूचर करना, वैल्यू। चेक करना। अप्रेजल मतलब आप कोई चीज को क्रिटिकली इवेल्युएट करके उसका नतीजा निकालते हो ना, उसको अप्रेजल बोलते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे जी ठीक। सीन देखो ये है, पिछले साल हम्म, 100 मिलियन था। कहने वाले हम्म। ने कहा है कि हर साल की ग्रोथ कितने परसेंट है, 5%। लिखा हुआ है। हाँ, वो ऊपर ठीक है, सही है, तो डिमांड की जो ग्रोथ। तो अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर ले लूं तो मेरे पास गिवन है 0.866, 0.750, 0.649, जीरो पॉइंट हम्म, फाइव सिक्स टू जीरो पॉइंट हम्म। फोर एटी सेवन और मेरे पास ये वैल्यू इन यूज आ जाएगी, क्योंकि फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसको हम वैल्यू इन यूज बोलते हैं, राइट। तो अब देखो, कैश फ्लो हम्म। पिछले साल 100 था, क्या इस साल मैं 100 लेके चलूं कि मैं क्या करूं? नहीं सर, 5% से इसको बढ़ा देंगे ना। तो 5% से बढ़ाएंगे मतलब 100 था, 1.05 कर लें, या पांच हाँ परसेंट जी। निकाल के उसे प्लस कर लें, एक ही बात है ना, 105 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। तो सही है। 105 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या करें? फिर इसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो करें, प्रेजेंट वैल्यू। तो 90.93। राउंड कर दें। अच्छा, हाँ, राउंड कर दें। अच्छा, तो बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम ये जो डिस्काउंट फैक्टर दिए हुए हैं, ये अगले सालों के दिए हुए हैं, अगले 5 सालों के दिए हुए हैं। और हमने उन 5 साल के सारे कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे ला के उसका टोटल निकालेंगे तो वैल्यू इन यूज निकलेगा। क्योंकि वैल्यू इन यूज हमेशा क्या होती है, वैल्यू इन प्रेजेंट वैल्यू। यूज हमारे एसेट से होने वाले फ्यूचर के एक्सपेक्टेड फायदों की प्रेजेंट वैल्यू होती है, गॉट इट। ओके, सही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज ही हो गया था कि उसने कहा लास्ट ईयर 100 मिलियन था, तो हम तो पहले ही पिछले साल में चले गए हैं, हमने तो प्रेजेंट वैल्यू। तो यानी मतलब आपका आगे। एसेट आपको
फ्यूचर में जितना कमा के देता है उसकी जो हम्म, एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज हैं कैश की ठीक फॉर्म में, ठीक। उसका जो है उसकी जो है डिस्काउंटिंग करना, उसकी जो हम्म, है वो प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ये होती है वैल्यू इन यूज। गॉट माय पॉइंट। ठीक है सर, ठीक है जी, गॉट इट। कैलकुलेटर चलाइए, मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, क्या मैंने सही जी। लिखा है? पहले अगर आप इस एग्जाम किट देखेंगे कैपलाइन की, तो उसमें वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू निकालने के फार्मूले या क्वेश्चंस नहीं है। ये स्टडी अच्छा। अब जब से आया है उसने इन चीजों पे एम्फेसिस किया है। इसका मतलब एग्जाम में भी एम्फेसिस इन चीजों पे अब होगा, क्योंकि स्टडी ओ, हब एग्जामिनर की तरफ से है, एसीसी का ऑफिशियल है, और पेपर आमतौर पे अब स्टडी हब से ही बन रहा है। गॉट माय पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ठीक है सर, समझ गया। 127.6 इंटू 0.487, ठीक है सर, वैल्यूज तो सारी सही आ गई। आई एम श्योर ये भी उसका भी ठीक ही होगा, टोटल भी। ठीक हो गया। ये था हमारे अच्छा। पास एक इंडिविजुअल एसेट में इम्पेयरमेंट को कैसे डील करते हैं। देखो, हमारे इस चैप्टर में, इस आईएएस में तीन चीजें हमारे सिलेबस में। पहली, ओके। एक इंडिविजुअल एसेट में इम्पेयरमेंट को कैसे डील करते हैं, वो हमने खत्म कर दिया। सही है। दूसरी, इम्पेयरमेंट अगर किसी एसेट में हमने रिकॉर्ड कर ली है और वो रिवर्स हो रही है, यानी इंटरेस्ट रेट कम हो गए, एसेट की मार्केट जो है वो बढ़ गई, फैशन दोबारा से लौट आया, यानी किसी वजह से पॉजिटिव साइन हो गए, यानी जो नेगेटिव इंडिकेटर्स थे ना वो बदल के पॉजिटिव इंडिकेटर हो गए, तो फिर ये जो इम्पेयरमेंट है इसकी रिवर्सल होती है, और वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ये नॉन करंट एसेट से बात है कि एक इंडिविजुअल सिंगल एसेट में इम्पेयरमेंट और उसका रिवर्सल, ये सिलेबस का हिस्सा। और ठीक है। इसके बाद है फैक्ट्री या पूरा एक सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एसेट्स होते हैं, यानी एक ऐसा यूनिट, एक एसेट नहीं, पूरा यूनिट। जैसे ब्रांच है, ब्रांच की वर्थ गिर गई, ब्रांच में इम्पेयरमेंट आ गई, तो ब्रांच में इम्पेयरमेंट आई, इसका मतलब ये है वो फैक्ट्री की वैल्यू में इम्पेयरमेंट आई, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर तो नंबर ऑफ एसेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एसेट्स में इम्पेयरमेंट आ गई, तो उसको कैसे डील करते हैं, ये कहलाता है सीजीयू की इम्पेयरमेंट। हमने अभी तक इस आईएएस में क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा है कि एक सिंगल एसेट की इम्पेयरमेंट कैसे होती है। फिर इसमें क्या बाकी है? सीजीयू बाकी है, और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट अभी भी बाकी है। गॉट माय पॉइंट। सही है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। हमने इम्पेयरमेंट एक एसेट की देख ली और सीजीयू की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी बात करेंगे। ये स्टडी हब में मौजूद नहीं है, लेकिन ये कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। ये वो है कि भाई एक इम्पेयर्ड एसेट, इम्पेयरमेंट हो ऐसे एसेट के अंदर जो रीवैल्यू हुआ हो। इम्पेयरमेंट इज अ लॉस, वी नोज, राइट? जी बिल्कुल सही है। इम्पेयरमेंट एक लॉस है, एक एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट को हिट करता है। तो सही कह रहे हैं। तो अगर रीवैल्यूड एसेट है तो उसमें रिवैल्यूएशन ओसीआई में मौजूद होती है। तो फिर हमने ये पहले भी पढ़ा है किसी और दूसरे आईएएस में कि अगर एसेट में रिवैल्यूएशन है तो हम डायरेक्ट जो है वो उसको एक्सपेंस आउट नहीं करते, पहले हम कहाँ से निकालते हैं? पहले हम इनकम रिवैल्यूएशन रिजर्व से कवर अप करते हैं, हाँ। और रिवैल्यूएशन रिजर्व कवर अप होने के बाद अगर कुछ बच जाता है सर, तो फिर हम उसको उठा के एक्सपेंस आउट ये करेंगे। यही काम यहाँ भी करना है, यानी ये आसान है। यानी अगर आपका एसेट ऐसा, यानी इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स आना जरूरी है, बगैर इंडिकेटर्स के तो हम कदम भी नहीं उठाते ना। यानी क्वेश्चन खुद ठीक है। कहेगा भाई ये है मसला, हो गई है इम्पेयरमेंट, या आपको इंडिकेटर्स दे देगा, कुछ भी बता देगा कि भाई इम्पेयरमेंट है, या फिर वो आपको कहानी बताएगा तो आप कहानी से इंडिकेटर ढूंढते फिरेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब मसला क्या है? इंडिकेटर्स आ गए, रीवेल इम्पेयरमेंट आ गई, और मज़ेदार बात ये होती है कि ये वो एसेट होता है जिसके अंदर पहले से क्या मौजूद है, जिसके अंदर पहले से रिवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद है। रीवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद है। अब ऐसा एसेट
जो रिवैल्यूड वाला हो, जिसमें रिवैल्यूएशन पहले से मौजूद हो। तो उसूल याद कर लो, उसूल याद रख लीजिए कि ऐसा एसेट जिसमें रिवैल्यूएशन है तो पहले हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से हटाएंगे, फिर जो बचा कुचा होगा वो इम्पेयरमेंट एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होगा। यानी पहली पहली प्रेफरेंस, यानी जो एसेट क्रेडिट होता है, एसेट इम्पेयरमेंट में एसेट क्रेडिट होता है ना, एसेट कम होता है, जी। हम पहले सही है। रिवैल्यूएशन को कम करेंगे, इसके बाद एक्सपेंस को बढ़ाएंगे। यानी पहले हाँ। रिवैल्यूएशन घटाएंगे, रिवैल्यूएशन हाँ। इक्विटी है, डेबिट पे कम हो हाँ। जाएगी, इम्पेयरमेंट बिल्कुल। एक्सपेंस है, डेबिट पे आ जाएगा। यानी जितना भी टोटल इम्पेयरमेंट होगा ना सर, वो टोटल जी। इम्पेयरमेंट जो है वो एक्सपेंस में नहीं जाएगा, लाइक अ नॉर्मल इम्पेयरमेंट। नॉर्मल एसेट वो की इन दोनों इम्पेयरमेंट में होती डिवाइड है, हो वो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में चली जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं जाना। क्या जाना, फिर कहाँ जाना? ये पहले ओसीआई में जाना, वहां से उसको माइनस करना, कोई जो एक्सेस हो जाएगा फिर उसको हम पीएनएल में ले जाएंगे। की और बात अगर वो होगी, उसी के क्या अंदर। बात है, क्या बात कही आपने, जबरदस्त, बेहतरीन फरमा दिया सर। अब हम आगे बढ़ेगा, अब हम आगे बढ़ेगा। हम कहता है एक एंटिटी ओन्स अ प्रॉपर्टी विच इज रिवैल्यूड टू 5 लाख विद अ रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 2 लाख, विच वॉज रिवैल्यूड टू मतलब रिवैल्यूड हो के इतनी हो गई है, यानी ये वैल्यू ऑफ एसेट है जिसके अंदर 2 लाख का बिल्कुल। रिवैल्यूएशन का गेन शामिल, ईयर एंड भी दिया हुआ है, जो कि ओसीआई में पड़ा हाँ। हुआ है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इसको हम कहते हैं। वाह 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 वाह, इतना क्लियर बताया है, वाह सुभान अल्लाह। कहने वाले ने कहा हाँ। 31 मार्च को प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट थी 4,60,000। ओके, कैरिंग अमाउंट 4,60,000, और हमें हाँ। पता है रिकवरेबल अमाउंट, अल्लाह अल्लाह, कितनी है सर? 2 लाख। क्या अच्छा, बात, इसमें हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वैल्यू इन यूज या उसकी, बस इसने हमें एक फिगर दे दी, हमने वही एज इट इज ले लेनी है। हमें पता है वो वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस सेलिंग के खर्चे, वो हम हायर ऑफ उसका लेते ही रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हैं। तो जब क्वेश्चन ने अच्छे बच्चों की तरह हमें क्या फरमा दिया हाँ। कि रिकवरेबल अमाउंट 2 लाख है, तो हम होशियारी नहीं करेंगे, हम 2 लाख ले लेंगे, हम ठीक। अच्छे बच्चे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कितनी नजर आ रही है सर? सर जी 4,60,000 है। अब सवाल को एक नजर आपने पढ़ना है, सवाल में आपको हम्म, रिवैल्यूएशन भी नजर आ रहा होगा, जस्ट लुक एट इट सर। बिल्कुल आ रहा है सर, 5 लाख। ये 5 लाख की वैल्यू, मेरा सवाल है, माई क्वेश्चन टूवर्ड्स यू, कि सर ये 5 लाख की वैल्यू जो है ये किस दिन है? सर ये 31 मार्च को है। 31 मार्च को है। कैरिंग अमाउंट भी किस दिन है? 2003। कैरिंग अमाउंट 2000, वो भी 31 मार्च है लेकिन 2005 की है, 2 साल बाद की। रिवैल्यू 2003 में हुआ है, ठीक है। और हमारा ईयर एंड, इसका हम्म। मतलब हमारा ईयर एंड जो है वो 2005 का है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब हम कौन से साल पे खड़े हैं? हम 2005 पे खड़े हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सही स्टेटमेंट्स। है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जी। आपकी सहूलत के लिए लिख देता हूँ। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x5, राइट। बिल्कुल सर। अब आपके पास क्या कहानी नजर आ रही है, रिका को याद है इम्पेयरमेंट जब कैसे क्यों कैसे निकालते थे? कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है? कितनी इम्पेयरमेंट होगी इस एसेट में? सर कैरिंग अमाउंट 460, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, हम्म, तो जो डिफरेंस होता है इसको हम्म। हम इम्पेयरमेंट बोलते हैं, राइट। कितने की है ये? 2,60,000 की सर। यानी वल्लाही ये प्रॉपर्टी 2,60,000 से कम होना चाहिए, राइट। बिल्कुल एसिड राइट। क्रेडिट, एसिड कम होया 2,60,000, लेकिन मैं एक्सपेंस में इम्पेयरमेंट लॉस, जिसको हम एक्सपेंस बुलाते हैं, मेरा खर्चा खर्चा जाता है एसओसीआई में, कितना खर्चा लूंगा? हाँ।
इसके लिए सर आप देखेंगे कि ये सर एसिड साहब। रिवैल्यूएशन वाला है। तो पहले आप ओसीआई यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व से, ओसीआई लिखना थोड़ा बच्चे भूल जी। जाते हैं ये क्या लिखा है, तो मैं आसान लिखता हूँ आपके लिए सहूलत होगी। मैं लिखता हूँ रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व से मैं कितना उड़ाऊं सर, कितना गेन मौजूद? बस 2 लाख। दो 2 लाख लाख मौजूद, तो 2 लाख इक्विटी से उड़ा दो। जो बैलेंसिंग फिगर है वो हाँ इनकम जी। स्टेटमेंट में एक्सपेंस ले जाओ। गॉट माई पॉइंट और नो? बिल्कुल। बिल्कुल ये सही है। ये है कहानी उस एसेट की। ये है कहानी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट जिसमें मौजूद हो रिवैल्यूएशन। गॉट इट और नो सर? गॉट इट सर। अब आते हैं लेकिन रिवैल्यूएशन जो होता। हाँ, हम्म, बोले बोले। सर जो टाइम का डिफरेंस 2 साल का वो। वो तो मसला ही नहीं ना, हम तो खड़े, हमें चाहिए 31 मार्च का। ये 31 मार्च ही है। और रिकवरेबल अमाउंट भी 31 मार्च ही है, तो फर्दर कोई डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है ना। ये पुराना आपको इन्फो हाँ दिया वो हुआ है तो कि मतलब हम। हमें हाँ ठीक है डेप्रिसिएशन हमने। करके कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट वाले दिन लाना होता है, हमने सीखा हुआ है, पहले किया भी है। जी लेकिन जी। वो हम कब करते हैं? हाँ जब कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट की टाइम डिफरेंस होता है, जब हम करते हैं, वरना थोड़ी करते हैं। ठीक है। ठीक है। सही है। अच्छा क्योंकि एकदम रिवैल्यू हो गया उसके बाद तो वैसी डिप्रिसिएशन नहीं करते। तो फिर हाँ वो अगर एक ही डेट पे है तो फिर हम जो उस डेट पे कैरिंग अमाउंट होगी उसको एज इट इज ले लेंगे। हाँ, और वरना उसमें हमने देख। लास्ट क्वेश्चंस ठीक है। में डेप्रिशिएट किया था। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हाँ हुआ था, यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट अलग दिन थी, कैरिंग अमाउंट ये वाली अलग दिन की थी। तो हमने कुछ महीनों का हाँ, वो डेप्रिसिएशन किया था, 1 साल का डेप्रिसिएशन करके बराबर किया था, याद है? बिल्कुल वो स्टार्ट ऑफ द ईयर था वो 8 महीने का था। सही है समझ गया मैं। ठीक है सर ठीक है। सही है, अब देखा, आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझे जी। ऐसे ही मेरी दिल चाह रहा है, यार मुझे आप इंडिकेटर्स बताएंगे? इसके इम्पेयरमेंट के हाँ इंडिकेटर वो इंटरनल होते हैं एक्सटर्नल होते हैं। हाँ, इंटरनल में मतलब कैसे अगर आपको लग रहा है कि जी एसिड ऑब्सोलीट हो गया है या उसकी इन यूज जो वैल्यू है या वो मतलब एज सच वो बहुत गिर गई है या एसिड जो है वो उस फारिग पड़ा हुआ है, आइडल है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। सही है, बेनिफिट कोई डैमेज्ड नहीं। है, फेवरेबल नहीं है, यूज उसका इकोनॉमिक यूज फेवरेबल नहीं है, डिक्लाइन है, जी। डिप्लीशिएट हो चुका है, तो हम कहते हैं ये गया। तो अब रिकवरेबल अमाउंट निकाल के चेक कर लो। और दूजा, दूजा भी एक्सटर्नल में इंटरनल में दूजा तो एक्सटर्नल यही दो में तीन एक्सटर्नल हाँ मार्केट का, मार्केट फैशन, मार्केट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कंडीशन, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और एसेट का मार्केट में वैल्यू का कम हो जाना, दैट इज नोन एज जी एक्सटर्नल बेसमेंट इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। यार कभी कभी ऐसा होता है कि इम्पेयरमेंट हमने कर दी और बाद में हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं। हालात यूं समझो, कैसा होता है, पाकिस्तान की हालत खराब है, 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 एक दिन हम उठते हैं तो पाकिस्तान के हालात बदल जाते हैं। डॉलर जो है वो 60 रुपए का हो जाता है, पेट्रोल जो है वो 80 रुपए का हो जाता है। एक दिन हम उठते हैं तो हालात बदल जाते हैं। पता चलता है कि वो गूगल पे जो है वो मिस्टेक हो गई है सर्वर की, इसलिए एक्सचेंज रेट गलत आ रहा है, वरना वो हालात वही हैं। एक बार ऐसा हुआ था, थोड़े टाइम पहले, हाँ। 5-6 साल पहले, गूगल पे डॉलर का रेट गलत आ रहा था। तो हम सारे कंफ्यूज हो अच्छा। गए थे। उस वक्त मैं दुबई में हाँ था। तो वो अजीब व हाँ गरीब एक कंफ्यूजन हो गई थी, ये रातों रात क्या हुआ। तो ऐसा भी होता हाँ, है। लेकिन ठीक है। रियलिटी में भी ऐसा होगा कि एसिड के हालात बदल जाएंगे। एसिड के हालात हम्म, बदल जाएंगे। यानी आपने इम्पेयरमेंट कर दी, अचानक से रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टॉपिक का नाम है रिवर्स। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हो जाएगी। इसके लिए जो जो बुराई थी उसको अच्छाई कर दो। क्या कर दें? बुराई को अच्छाई, एसिड की वैल्यू बढ़ जाए। इंटरेस्ट रेट जो बढ़े थे अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए, एसिड का इस्तेमाल फेवरेबल हो जाए, आप ही कंपनी में एसिड का इस्तेमाल होने लगे, एसिड की कंडीशन या उससे फायदा बढ़ जाए। जो वो बुराइयां थी ना,
उनको उल्टा पढ़ो, उल्टा। वहां इंटरेस्ट रेट का बढ़ना था तो यहाँ इंटरेस्ट रेट का कम होना है, वहां एसिड फारिग पड़ा था तो यहाँ एसिड इस्तेमाल के काबिल होना है। अल्लाह अकबर। यानी उल्टा सीधा, सीधा उल्टा हो जाए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो इसको अपने बोलते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। क्या बोलते हैं हाजी? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जी। अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट को कैसे देखना है पेपर में, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब एक अच्छा। मसला होता है। लोग ये समझते हैं कि सर रिवर्सल की बात करेंगे तो जो खर्चा है उसको उल्टा प्लस को माइनस कर देंगे, बस खलास। ऐसा थोड़ी है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई नहीं अकाउंटेंट बन जाता, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी तरह नहीं हो जाता। इसलिए इसमें थोड़ी सी गहराई है, थोड़ी सी मसले हैं, तो इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग इस सेंस में कि मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है। पहले सुनिएगा, फिर मैं करूंगा तो समझ आ जाएगा कि वो बोला था वो करके दिखाया है। अभी आपने खाली ठीक। सुनना है, और ये सुनना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लगेगा ही नो, हम्म। सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन जो बोलूं बस उसको याद कर लो। एक एसिड में इम्पेयरमेंट आई, कैसे आती है इम्पेयरमेंट, आपको आता है कि नहीं? जी बिल्कुल आता है। अब थोड़े टाइम बाद वो रिवर्स हो जाती है। थोड़े टाइम बाद इम्पेयरमेंट क्या हो जाती है सर? रिवर्स हो जाती है। रिवर्स हो जाती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि भाई रिवर्सल हो गई है, यानी इंडिकेटर हो गए, मान लो रिवर्स हो गई। रिवर्स हो गई मतलब रिकवरेबल अमाउंट अब बढ़ गई। तो अब हम क्या करें, हम इनकम में रिकॉर्ड कर दें ना? ऐसे थोड़ी, ना ऐसे थोड़ी। आपने पता है क्या करना है? आपने पूरी वर्किंग दोबारा करनी है, और ऐसे करनी है कि अगर इम्पेयरमेंट ना होती तो एसेट आज किस वैल्यू पे होता। यानी आप ये नहीं करेंगे कि जितनी इम्पेयरमेंट लॉस आपने रिकॉर्ड किया उसको रिवर्स कर दो, इनकम में ले जाओ, ना बाबा ना। इंस्टेड आपको करना क्या है, आपको इम्पेयरमेंट को भूल के, वो जो एसेट कैरिंग अमाउंट पे था आप रिकवरेबल अमाउंट पे ले आए, लॉस रिकॉर्ड कर दिए, सबको भूल जाओ। अज्यूम करो, अज्यूम कि एसेट कैरिंग अमाउंट पे ही चल रहा था और अभी तक उसी पे चलता रहा। तो बताओ उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी और अभी आपके पास क्या है? इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रिवर्सल की अमाउंट होती है। थोड़ा मुश्किल है सुनने में, करने में आसान है। जो मैंने बोला खाली उसको सुनिए, करके मैं अभी दिखाऊंगा। बॉक्सर क्वेश्चन का नाम है। क्या करेंगे रिवर्सल में? हम इम्पेयरमेंट को भूल जाएंगे और अज्यूम करेंगे एक एसिड था, बगैर इम्पेयरमेंट के चलता रहा और आज तक आया, तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होनी चाहिए? यानी विदाउट इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हाजी, विद इम्पेयरमेंट वाली कैरिंग अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी होगी। इन दोनों कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है उसको खेल लेंगे और उसको बोलते हैं रिवर्सल। उसको खेलेंगे और उसको क्या बोलते हैं? रिवर्सल। कैसे करेंगे अभी मैं क्वेश्चन से कराऊंगा। अभी मैंने क्या बोला, क्या आप रिपीट करना चाहेंगे? जी आपने कहा कि हमने रिवर्सल के लिए देखना यह है कि एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो अगर हम इम्पेयरमेंट ना उसमें से माइनस करते, उसको कैलकुलेट करते, मेजर करते, तो वो इन दिस नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम इस वक्त उसकी क्या कैरिंग अमाउंट होती, हम वो लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे आज की फिर रिकवरेबल अमाउंट के साथ, एज इफ कभी इम्पेयरमेंट हुई ही नहीं थी उसकी। क्या बात की है आपने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए मेरे लिए, ताकि मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनेंगे, शाबाश। Boxer purchased a non-current asset on 1st January 20X1 at a cost of $30,000. ठीक है। उस डेट पे that the asset had an estimated useful life of 10 years. ठीक है। Boxer does not revalue this type of asset but accounts for it on the basis of depreciated historical cost. अच्छा ये cost model पे चल रहा है। बेहतरीन। At 31st जी. At 31st December 2000, the asset was subject to an impairment review and had a recoverable amount of 16,000। अच्छा। अ, ये तो हुआ है 2002 में, दिसंबर 31 दिसंबर 2005 में circumstances चेंज हो गए which caused the original impairment to be recognized, have reversed, and are no longer applicable, with the result कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो अब 40,000 हो गई है, जो कि उस वक्त 16,000 थी। अच्छा। रिवर्सल, ओके। तो तीन आ गई थे डेट, फिर जनवरी 2001 आ गया, फिर 31 दिसंबर 2002 आ गया, और फिर 31 दिसंबर 2005 आ गया। यस, यू आर हम्म। राइट।
यू आर यार एब्सोल्युटली करेक्ट सर। डेट्स बड़ी कंफ्यूज करती है मुझे। अब हम खेलेंगे पहले सीधा सीधा इम्पेयरमेंट वाला सीन ना, कि इम्पेयरमेंट हुई है तो क्या नॉर्मल, रिवर्सल को थोड़ी देर भूल जाते हैं, ठीक है। आइए। ठीक है सर। 1 जनवरी 2001 को एसेट की कॉस्ट थी 30,000 जनाब। और लाइव थी 10 साल की। रिवैल्यू नहीं करता था, अच्छी बात हो गई, और कॉस्ट पे रखता था। दिसंबर 2002 को इम्पेयरमेंट हुई, यानी 31 दिसंबर 2002 का ये साल है जिसमें इसने रिकवरेबल अमाउंट हमें दसी है। ही इज टेलिंग अस द रिकवरेबल अमाउंट इज 16,000। सरकार, हुजूर, क्या कंपेयर कर लें 30 और 16 को कि ना? नहीं सर, क्योंकि कॉस्ट हमें 2000 जनवरी 1 की दी हुई है, और रिकवरेबल अमाउंट मतलब कैरिंग अमाउंट जो है वो नहीं है। और जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 2002 की है, तो हमें कैरिंग अमाउंट भी 2002 की ही लानी होगी। आइए मिल के लाते हैं। कैसे लाएं हाजी, डेप्रिसिएशन करें? बिल्कुल सर, 2 साल की हो जाएगी आई थिंक, दिसंबर 1 और फिर दिसंबर 2। और लाइफ कितनी है इसकी, उसमें 10 ईयर्स, तो 6,000 हो जाएगी सर। बेहतरीन हो गया सर, 6,000 हो गई। तो और 24,000 आ। 16 में इम्पेयरमेंट होगी सर। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट कम है। कितनी आई आठ है? हजार 8 जी 8,000 की सर। 60,000 को हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस। एनी ये प्रॉब्लम? एक्सपेंस। अब नहीं ये सर। कोई, इसमें कोई रिवैल्यूएशन विवैल्यूएशन नहीं है, तो सीधा सीधा ये एक्सपेंस भी बन गया, राइट के रॉन्ग? बिल्कुल सर, ठीक है, राइट। ओके, एनी प्रॉब्लम्स? नहीं सर, ये समझ आ गई। रिकवरेबल होता ठीक है। आगे क्या है? अब सर वो कह रहे हैं कि 2005 में सर्कमस्टांस चेंज हो गए अब और मसला रिवर्स। हुआ, अब थोड़ा सा इशू हुआ है। अब क्या हुआ है, जी, ये तो इम्पेयरमेंट हम कर चुके थे, करे बैठे थे, इम्पेयरमेंट हम बिल्कुल करे सही। बैठे थे। लेकिन अब मसला आया हाजी साहब, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 का, ठीक है। हम्म, ठीक है, इस साल जी सर। में देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ हो रहा है रिवर्सल, राइट? जी जब भी रिवर्सल होगा, जब भी रिवर्सल होगा, तो अभी मैंने कुछ इंग्लिश उर्दू में, फारसी में अजीब से लफ्ज बोले थे, जो मैंने कहा था आपके खाली सुनने हैं और याद कर लेने हैं, आपको समझाऊंगा मैं क्वेश्चन से। वो मेरे अल्फाज क्या थे? कि हम ऐसे करेंगे कि जैसे हमने इम्पेयरमेंट की नहीं है, हम उसको रिवर्स का मतलब ये नहीं होगा कि हमने जो एक्सपेंस किया उसको इनकम बना देंगे। ऐसा नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि जैसे कि इस डेट तक इम्पेयरमेंट हुई नहीं है, नॉर्मल कोर्स में चल रहा है उसका एसेट। बेहतरीन, अब इसको करके देखते हैं, जो बोला था ना मैंने उसको मैं करवाता हूँ। देखें, जी एक सर। अदद जनवरी की पहली तारीख, साल है 2001 का। इस दिन हमने एक अदद एसेट को खरीदा था, मैं थोड़ा खूबसूरत लिखता हूँ। फर्स्ट जी सर। जनवरी 2001 है, 1 जनवरी 2001 है। इसमें एसेट की कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है? देखो, 30,000 की कॉस्ट है। मसला क्या है? सर ये सोच के चलो कि जिस दिन रिवर्सल हो रही है उस दिन तक कोई इम्पेयरमेंट हुई ही नहीं थी, यानी अच्छे बच्चों की तरह, शरीफ बच्चों की तरह, बगैर कोई इम्पेयरमेंट के हम चल रहे थे, राइट? बिल्कुल सही। तो इसका मतलब कि हम फिर डिप्रिसिएशन ले लेंगे यहाँ तक की डेट की। बिल्कुल आपने सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा, कि हम क्या करेंगे? हम क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे है ना, तो डिप्रिसिएशन ले लेंगे, तो इसका मतलब ये दिसंबर 1, दिसंबर 2, दिसंबर 3, दिसंबर 4, दिसंबर 5, 5 साल की इस पे डिप्रिसिएशन हो जाएगी। तो बेसिकली 15,000 बन जाएगा डिप्रिसिएशन का।
ओके, अब हमने बिल्कुल सही फरमाया है। जो आपने कहा है हम कैसे मना कर सकते हैं। कितने साल का डेप्रिसिएशन करेंगे सर? सर जी 5 साल का मेरे समझ के मुताबिक। तो करें ना सर, बताएं ना फिर। सर 15,000। 10 साल लाइव है तो 5 साल का मतलब आधा हो गया, यानी 15,000 डेप्रिसिएशन का गया। कैरिंग अमाउंट विल बी हाउ मच? 15,000 ही सर। अब ये आ गई कैरिंग अमाउंट, इसके नाम रखना होता है। ओके। अज्यूमिंग नो इम्पेयरमेंट अकर्स, राइट। जी सर। इंग्लिश के मार्क्स नहीं है, कुछ भी लिख दो यार, ठीक है। बस ठीक है। ये बता ठीक। दो एग्जामिनर को, बेटे के एग्जामिनर सुन ले, सुन बे। हमने जो है वो बगैर इम्पेयरमेंट के अगर हम चलते तो हमारी केयरिंग अमाउंट जो है वो कितनी होती? 15,000 होती। ओ एग्जामिनर सुन। अच्छा, तो एग्जामिनर, अच्छा भाई तेरी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, आपने ये हमें मुझे बताया कि अगर इम्पेयरमेंट नहीं होती तो, अगर इम्पेयरमेंट नहीं होती तो 15,000 मेरी कैरिंग अमाउंट होती। अब एग्जामिनर कहता है भाई ये बताओ कि अगर इम्पेयरमेंट है, अगर इम्पेयरमेंट है तो तुम्हारी कैरिंग अमाउंट की है। एग्जामिनर बदमाशी कर रहा है, मोला जट हो गया है, कह रहा है हाँ। बताओ ये वर्किंग वन है। अच्छा भाई, एग्जामिनर कह रहा है वर्किंग टू करो अब, कि ये इम्पेयरमेंट के साथ, ये इम्पेयरमेंट के साथ जो है वो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी होएगी। अच्छा, अच्छा, तो एग्जामिनर सुन, देख भाई एग्जामिनर, अगर मैं हाँ। इम्पेयरमेंट के साथ चलूं तो 31 दिसंबर 2002 को ये एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट आई थी ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गई कि एसेट 16,000 का हो गया, तो 16 पे हमने रिपोर्ट कर दिया होगा। 24 का था, 8,000 से एसेट को कम किया होगा। एसेट क्रेडिट बाय 8,000, एक्सपेंस डेबिट बाय 8,000, तो एसेट 16,000 पे आ गया होगा कि नहीं? जी सही है। 16 पे आ गया होगा। और एग्जामिनर सुन, तो अब जब बात कर रहा है रिवर्सल की तो 31 दिसंबर 2005 का वक्त है। इट्स द टाइम एट वी आर एट 31 ऑफ दिसंबर 2005। एग्जामिनर, कितना टाइम गुजरा है? 3 साल। दो, तीन, हाँ, 3 4 5 3 साल से। डिवाइड किससे करना है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब आप ये वाली वर्किंग करते हैं जिसमें आप आफ्टर इम्पेयरमेंट का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो सर याद रखिएगा, इन डेप्रिसिएशन हम जो निकाल रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा तफसील से लिखूंगा। डेप्रिसिएशन आफ्टर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट के बाद जो डेप्रिसिएशन निकलता है ना सर, ये हमेशा उस तरह से निकलता है जो हमने सीखा था कि डेप्रिसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन का फार्मूला। डेप्रिसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन के फार्मूले में हम रीवैल्यूड अमाउंट लेते थे, तो यहाँ पे हम रिकवरेबल अमाउंट लेंगे, और वहां पे भी हम रिमेनिंग लाइफ लेते थे, तो सर यहाँ पे भी 80, 80 तो सी रिमेनिंग लाइफ ही लेंगे। गॉट माई पॉइंट? जी सर बिल्कुल ठीक। सर रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलेगी? सर 10 साल लाइफ थी, 5 साल ऊपर एसिड ने गुजार लिए हैं थे, इम्पैक्ट ये वक्त आते आते 2002, सॉरी 2002 है ना ये, एसिड की हाँ जी। लाइफ 10 साल थी। 2001 से लेके 2002 तक एसिड कितने साल गुजार चुका था? 2 साल। 2 साल गुजार चुका था। तो लाइफ जिंदगानी उसकी कितनी बाकी है? कितनी 8। लाइफ बाकी है? 8। 8। तो 8 साल में डेप्रिसिएशन होगा तो कैसे होगा? कितना होगा, क्या होगा? कोई सवाल से? ये जो ये वाला पार्ट से मुझे कंफ्यूज हो गया। ये जो 2002 में हम रिकवर अमाउंट ले रहे हैं, ये हम 16,000 ले रहे हैं, चूंकि हमने जब इम्पेयरमेंट
हम अगर ले रहे थे तो उस वक्त हमारे पास ये रिकवरेबल अमाउंट आई थी 16,000। मैं आपके लिए कुछ तो लिख रहा हमने हूँ। कैरिंग मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ जी लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। मतलब हमने इम्पेयरमेंट लॉस। जी मुझे थोड़ा वो आप समझ नहीं आया कि हमने वो वैल्यू क्यों ली है रिकवरेबल अमाउंट वाली के मैं 16,000 मैं की। मैं यही बता रहा हूँ जी आपको, खाली मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन हमने IAS 16 में पढ़ा था। IAS 16 जी ये कहता था कि जब रिवैल्यूएशन हो जाए तो रिवैल्यूएशन के बाद रीवैल्यूड अमाउंट लेना और उसको बिल्कुल रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना, तो आपके पास ऐसा ही है। डेप्रिसिएशन आएगा। राइट। नॉर्मली राइट सर। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड होता है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। लेकिन जब हम रिवैल्यूएशन कर जाते हैं, जब हम रिवैल्यूएशन कर गुजरते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड खल्ली वल्ली, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चला जाता है दुनिया से। एक नया मेथड आता है कि रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो यहाँ पे इसी तरह आप याद कर लो जैसे हमने वो याद किया था, चौथा फार्मूला, कि जब इंपेयरमेंट हो जाती है, क्या हो जाती हो, जब इंपेयरमेंट हो जाती है तो सर फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मेथड खल्ली वल्ली, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड खल्ली वल्ली, दोनों मेथड की मौत वफात, इन दोनों को मेवाशा कब्रिस्तान में दफन करके आते हैं। ठीक है, फिर क्या आता जी है, नई चीज आती है, नया फार्मूला इजाद होता है। जहां पे वो था ना रिमेनिंग लाइफ जी जी डिनोमिनेटर में, वो अपनी जगह पे हाँ डिनोमिनेटर में रिमेनिंग लाइफ ही रहेगा। न्यूमिनेटर में आएगी रिकवरेबल अमाउंट, क्या आएगी, रिकवरेबल अमाउंट। यानी जब रिवैल्यू इम्पेयरमेंट के बाद यानी रिवैल्यूएशन के बाद रिवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट किया जाता है ना, तो सर जी सर। इम्पेयरमेंट के बाद रिकवरेबल अमाउंट आती है। इम्पेयरमेंट की वजह से ही रिकवरेबल अमाउंट, मेन गेम ही रिकवरेबल अमाउंट का है ना। तो जब इम्पेयरमेंट हो राइट। जाएगी तो इम्पेयरमेंट के बाद एसेट खड़ा, एसेट SFP में ही रिकवरेबल अमाउंट पे शो हो रहा होता है। एसेट आ ही रिकवरेबल अमाउंट पे जाता है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट और एसिड का जो गैप होता है वो इम्पेयरमेंट लॉस की शक्ल में बर्बाद हो जाता है। एसिड कम हो जाता है, एसिड रिकवरेबल अमाउंट पे SFP में शो हो जाता है। इसका मतलब आगे के लिए एसिड की कॉस्ट को थोड़ी डेप्रिशिएट करेंगे, उसकी रिकवरेबल अमाउंट को ही डेप्रिशिएट करेंगे। कहानी खलास। सही 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 हाँ अच्छा ठीक है समझ आ गया कि क्योंकि अब एसएफई में तो रिकवरेबल अमाउंट से एसेट शो हो रहा है तो इसका मतलब कि हम अब उसके साथ कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट को या उसके साथ हम उसके अगेंस्ट देखेंगे कि भाई उस अमाउंट के ऊपर अब रिमेनिंग लाइफ की डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारी कैरिंग अमाउंट होगी विद इम्पेयरमेंट। माशाल्लाह तबारक रहमान। अब मुझे बताइए, अब हमें निकालना है रिवर्सल अमाउंट। रिवर्सल, जी खुशी खुशी, दैट इज द खुशी, रिवर्सल ऑफ 40,000। इम्पेयरमेंट। ऐसे हाँ कैसे 40,000? नहीं 40,000 के मतलब शो कर रहा है अभी के इस वक्त रिकवरेबल इसका अमाउंट। इसका कोई काम ही नहीं है। अच्छा रिवर्सल कोई में इसका काम कोई काम नहीं, खाली लेवल दिस अमाउंट बाबा। बस रिकवरेबल नहीं। है, रिवर्सल है, बस नया जादू है। भाईजान अगर हाँ, रिवर्सल है तो कैरिंग अमाउंट कितनी है? सर 10,000 आ गई। यानी अगर इम्पेयरमेंट हुई, हम अज्यूम करें इम्पेयरमेंट हुई, जो कि हकीकतन सच्ची मुच्ची में वल्लाही हुई थी, अगर हाँ इम्पेयरमेंट हुई है, जो कि हुई है, इम्पेयरमेंट के बाद ये एसेट कैरी ऑन हुआ है तो हुआ है। इम्पेयरमेंट के बाद ये एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी नजर आ रही है? 16,000। इम्पेयरमेंट के नहीं नहीं, कैरिंग अमाउंट सर, कैरिंग अमाउंट। 10,000 यहाँ पे 10,000। यानी अगर इम्पेयरमेंट हुई, जो कि वाकई वल्लाही हुई है इस सवाल में, तो ये एसेट इम्पेयरमेंट के बाद तुसी देख रहे हो, तुहा दिस रहा है, देख रहा है, ऐसा ही नजर आ रहा है बाबा कि ये एसेट 10,000 पे खड़ा है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट एसेट इज 10,000 आफ्टर द इम्पेयरमेंट लॉसेस, राइट। 15,000 होता है सही है। अगर ये इम्पेयरमेंट ना, सॉरी, अगर ये इम्पेयरमेंट ना हुई होती, इंटरेस्ट रेट खराब ना हुआ होता, इंडिकेटर्स ना आए होते, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, नेपाल के हालात दुबई की तरह जबरदस्त बेहतरीन माशाअल्लाह तबारक रहमान होते, तो इम्पेयरमेंट नहीं होती। नहीं होती तो ये एसेट कितने पे होता? 15,000 पे सर। 15 पे होता।
लेकिन 10 पे है। दुबई 15 पे होता, इम्पेयरमेंट नहीं होती दुबई की तरह 15 पे होता। इम्पेयरमेंट हुई है, तबाही है, बर्बादी है, 10 पे है। अल्लाह अकबर। तो सर कितने का फर्क है? 5,000 का। दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सल अमाउंट। ये आप इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट यानी गेन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। गेन इन SOCI। कहानी खत्म, पैसा हजम। गेन गेन आ रहा है क्योंकि कैरिंग अमाउंट अगर नई पेमेंट नहीं थी तो 15,000 पे आया। अगर पेमेंट हुई है तो 10,000 पे आ रहा है। तो हाँ, इसका तो हमने अ, अच्छा, यानी हमने इम्पेयरमेंट नहीं ली, रिवर्स की, नहीं ली तो फिर एसेट इस 15,000 पे आ गया तो गेन हो गया, वो वाली अमाउंट ज्यादा आ गई। और अगर की होती तो 10,000 होती, तो इसलिए 5,000 का गेन आ गया। बिल्कुल सही है। अगर ऊपर यहाँ वाली पे अमाउंट, हाँ, हाँ जी, अभी रुके। ऊपर वाली अमाउंट कम होती इससे तो फिर रिवर्सल तो हो ही नहीं सकती थी ना, मतलब फिर फिर तो वो। तो फर्दर इम्पेयरमेंट आती ना, फर्दर हाँ, इम्पेयरमेंट होती, फिर रिवर्सल नहीं होती। हाँ, सही है, सही, अच्छा एक छोटी सी अच्छा, ठीक है। थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ कि हम्म, रिवर्सल में अल्फाज बोलूंगा थोड़े मुश्किल हैं, फिर इसको दिखाऊंगा तो आसान है। रिवर्सल कभी भी मैंडेटरी नहीं है कि 100% इम्पेयरमेंट को खत्म कर दे। क्या ये क्या बोला? रिवर्सल के लिए जरूरी नहीं है, उसने कसम नहीं खाई है कि 100% रिवर्सल जो है वो इम्पेयरमेंट को खत्म करे, कुछ हद तक खत्म करती है। ये क्या बोला सर? देखो अब मैं दोबारा बोलता हूँ, अब मैं नंबर्स के साथ बोलता हूँ। सर हमारी इम्पेयरमेंट हुई थी 8,000 की। साड़ी ठीक है। इम्पेयरमेंट थी कितने की हाजी? 8,000 की। साड़ी इम्पेयरमेंट वॉज 8,000। वी हैड एन इम्पेयरमेंट ऑफ $8,000। द रिवर्सल इज 5,000। हा 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 हा। यानी रिवर्सल पूरे इम्पेयरमेंट को खत्म कर दे लाजिम नहीं है, क्योंकि रिवर्सल का हम्म, अपना फार्मूला है जो कि अभी हमने अपनी आंखों से देखा कि इस एसेट में इम्पेयरमेंट 8 की थी, लेकिन रिवर्सल कितने की मिली? सिर्फ 5 की 5। मिली। तो ये है कहानी इंडिविजुअल एसेट की, जो हमने अभी खत्म कर दी है। इंडिविजुअल एसेट में अब इस आईएएस में हमारे पास जो आखिरी बात रह गई है वो है सीजीयू। सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट्स का मतलब होता है कि आपका एक ऐसा यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ एसेट्स इंस्टॉल्ड हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? एक ऐसा यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ एसेट्स इंस्टॉल्ड हैं और नंबर ऑफ एसेट्स में गड़बड़ हो गई है। नंबर ऑफ क्या हो गई है? एसेट्स में गड़बड़ हो गई है। यानी वो नंबर ऑफ एसेट्स आपके पास हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये समझें कि एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में जी। बहुत सारे एसेट होते हैं ना, नंबर ऑफ एसेट होते हैं। हुआ ये कि किसी वजह से वो पूरा यूनिट डेप्रिशिएट हो गया। पूरा यूनिट डेप्रिशिएट हो गया, और एक वो यूनिट ऐसा है कि जिसमें मशीन्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी हैं, उसका अपना ब्रांड इमेज भी है। यानी एक ऐसा यूनिट डेप्रिशिएट हो रहा है सर, जो अकेला एसेट नहीं है, जो एक अकेला एसिड नहीं है, वो हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड है। क्या है वो? कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड वाली चीजें जो हैं वो अगर डेप्रिशिएट होती हैं तो हम इसको कहते हैं सीजीयू। पेपर में इसको ढूंढना करना मुश्किल नहीं होता, वो दिया हुआ होता है कि एक कैश ओके। जनरेटिंग यूनिट है आपका। एक यूं होगा कि एक यूनिट है, उसमें ये हो रहा है, उसमें ये एसिड है, फलाना एसिड है, ढिमकाना एसिड है, बहुत सारे एसिड्स हैं और सब जो है वो मिलके डेप्रिशिएट हो रहे हैं। अब अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसको करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह मैं बताऊंगा आपने उसी तरह करना है। जरा भी आपने कोई और काम नहीं करना है, ठीक है? मैं एक ठीक। क्वेश्चन से इसको आपको समझाऊंगा। आपने इस ठीक है सर। क्वेश्चन से इसको समझना है, और ये बस ज्यादा मुश्किल नहीं है, ना ज्यादा मुश्किल है ठीक। ना ज्यादा लेंदी है, ठीक है? ठीक है जी, सही है। एक क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है, पढ़िए।
अच्छा, वो ऊपर एक्चुअली आ गया। सेब कंपनी runs a unit आ that suffers यूनिट, a। आ यूनिट। जब आ गया सैप कंपनी रन आ यूनिट, इसका मतलब हो गया कि कुछ तो ये पूरा यूनिट है जिसमें कुछ अच्छा, गड़बड़ हुई है, टेक्नोलॉजी का फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से पूरे यूनिट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। अब देखो, पूरा यूनिट हो, पूरा यूनिट हो या कुछ हो, बात एक ही है, राइट। ठीक है, ठीक है, सही, अच्छा, यानी ठीक है, तो पूरा हमारा, यूनिट है दैट्स। हाँ, हाँ, हाँ पूरा यूनिट है। ठीक वैल्यू, है। बुक वैल्यू दी हुई है, कैरिंग अमाउंट दी हुई है। मैं अगर आपसे पूछूं यार इसकी टोटल कर सकते हैं, तो क्या बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते जी बिल्कुल कर सकते हैं। 25, 35, 85 और 125, 155। हैं। इस सीजीयू की कैरिंग अमाउंट $155 मिलियन। नीचे देखें क्या सही। लिखा हुआ है। लिखा हुआ कह है रहे जी रिकवरी। रिकवरेबल अमाउंट। कितनी है? हाँ, 85 है जी। बस रुक जाएं। कैरिंग ठीक है अमाउंट सर। और रिकवरेबल अमाउंट को हमने कंपेयर कर लिया। खुद ब खुद कर दिमाग लिया। में आवाज आई, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, टेक्नोलॉजी इम्पेयरमेंट तो वर्थलेस हो गई है, इंडिकेटर भी है। तो भी है सर। देयर इज अ क्लियर कट इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ हाउ मच? ये हो जाएगा सर 70। सर इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आया। नहीं, जिस तरह हम इंडिविजुअल में आप खिलाते थे, आपने उसी तरह से खेल लिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही खेला है, बिल्कुल ऐसा ही खेला है। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम होगा। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम होगा, और वो काम क्या है आइए मिल के देखेंगे। अब ये जो इम्पेयरमेंट है ना, ये 70 की आ गई है। अब इसको किस एसेट पे चार्ज करना है, दैट इज द गेम। क्या बोला? ओ, किस यानी एसेट पे कितना किस एसेट पे चार्ज करना है, किसके अगेंस्ट चार्ज करना है, वो है। ये तो पूरा टोटल यूनिट का आ गया ना, लेकिन इसके हाँ, अंदर चार वरना पांच। आम तौर पे क्या होता था, एक एसिड होता था, रिवैल्यूएशन हाँ, वाला होता था, तो रिवैल्यूएशन और एसिड से हिट करने के बाद हम जो है वो एक्सपेंस निकाल देते थे। यहाँ पे सही है। मसला ये है कि ये 70 को हिट कैसे करेंगे, तो इसको हिट करने का सीक्वेंस हमारे पास गिवन है। IS 36 ओ, कहता है कि पहले आपने स्पेसिफिक एसिड से हिट करना है। यानी आपको अगर बता दिया गया कि सीजीयू में एक एसिड जल गया, फट गया, तबाह हो गया, तो पहले हमने इम्पेयरमेंट उस एसिड से हिट करनी है। फिर जब सीजीयू में इम्पेयरमेंट है, तो सीजीयू की गुडविल को बर्बाद करेगी। इम्पेयरमेंट इज गोइंग टू अफेक्ट द गुडविल ऑफ सीजीयू। यानी पहले स्पेसिफिक एसिड हिट करेंगे, दूसरे नंबर पे गुडविल हिट करेंगे, और तीसरे नंबर पे अपोर्शन करेंगे। क्या करेंगे? अपोर्शनमेंट। पोर्शन। अपोर्शनमेंट मतलब रेशियो, उसके हिसाब से बांटेंगे। और जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी टेक्नोलॉजी वर्थलेस हो गई है, लिखा हुआ है। जी। यहाँ टेक्नोलॉजी कितने की नजर आ रही है? 5 की जी। तो क्या ओ, स्पेसिफिक एसिड टेक्नोलॉजी मिल गया, नहीं मिल गया? जी बिल्कुल मिल गया सर, तो बिल्कुल ठीक है। 70 में से 5 तो टेक्नोलॉजी से ही उड़ना है। बिल्कुल सही है। बचेगा 65। 65 हमारा हाँ जी। रूल है, हम किससे लेंगे नंबर 2 पे? गुडविल सर। गुडविल से ओके। कितना उड़ जाएगा? इससे छूट जाएगा। सही है। अब देखो, टेक्नोलॉजी हिट होगी 5 से, क्योंकि स्पेसिफिकली वो वर्थलेस हो गई है। टेक्नोलॉजी से 5 गया। गुडविल से कितना गया सर? 20 शो हुआ। तो 5 इधर कटा, 20 इधर कटा, तो बचा कितना अपोर्शन होने के लिए? 55। नहीं, 55। 45। ओ, 55 पे बचपन याद आ गया था, चलो 45। अब ये 45, 45 अच्छा। को अपोर्शन करने से पहले नीचे की लाइन पढ़ते हैं। द अदर ठीक नेट है जी। एसिड इंक्लूड इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल। दे आर कंसिडर्ड दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर नेट एसिड्स आर रीजनेबली रिप्रेजेंटिंग देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इस लाइन को जरा एक अच्छा। बार पढ़ के समझिएगा। इस लाइन में ये कह रहा है कि भाईजान, जो नेट एसिड्स है ना ऊपर, कहाँ है, किधर सही है, है। किधर है? जो आखिरी इनकी, में अदर एसेट्स, ये इन्हीं की रही बात कर रहा है। जी। हाँ, ठीक इनकी है। वैल्यू जो है वो ओके है। नेट हाँ, एसेट्स की वैल्यू में कहने वाले ने कहा इम्पेयरमेंट निष्ठा बना, इम्पेयरमेंट नहीं है। खुद बोल रहा है
कि उसकी हाँ, रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन है जो उसकी कैरिंग हाँ, अमाउंट है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। तो हाँ, भाईजान, जब हम ये 45 को बांटने निकलेंगे तो वल्लाही हाँ, ब्रांड में बांटेंगे, वल्लाही लैंड में बांटेंगे, वल्लाही बिल्डिंग में बांटेंगे। यानी इन तीनों में रेशो के हिसाब से बढ़ जाएगी। नेट अदर एसेट को छेड़ना भी नहीं है, वरना चमाट मारेगा ये हमें। क्यों नहीं छेड़ना? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि इसको छेड़ना मना है। क्यों मना है? क्योंकि उसमें इम्पेयरमेंट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसकी रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो कैरिंग अमाउंट है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। गॉट इट? बिल्कुल सही, गॉट इट सर, सही है, अच्छा ठीक है, समझ गया सर। अब ये ब्रांड में बटेगा, ये लैंड में हम्म, बटेगा, और ये बिल्डिंग में बटेगा। आइए मिलके बांटते हैं। भाई इन तीनों का टोटल बता दो ना जरा। 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है जी। यानी 10 into 90 ये रेशो बन रहा है। 50 नहीं इंटू इनकी। 90 रेशो बन रहा है। 30 into 90 रेशो यानी परसेंटेज हो गई ना। 10 into 90, 50 into 90, 30 into 90, 45 को इस रेशो पे बांटेंगे तो हमारे सामने आंसर तशरीफ लाएंगे कितने। 45 multiply 10/90, 45 multiply 50/90, 45 multiply 30/90, तो आंसर आर। सही है। वो मुझे मैं कैलकुलेटर एक सेकंड। ये आ गया जी। 45 into 10 डिवाइड बाई 90। पहले है जी 5 मिलियन। हम 5 million और दूसरा है जी 25। तो बाकी तो फिर 30 निकल गया, तो 15 रह गया पीछे। अब इसको हम फाइनल करें। देखिए भाई, एंट्री सिखा रहा हूं मैं। एंट्री क्या अच्छा जी। बनेगी? इम्पेयरमेंट लॉस है, एक्सपेंस है, गुडविल तो है, ओ रिवैल्यूएशन नहीं है ना इसमें, तो सीजीयू है। 70 का सही है। एक्सपेंस डेबिट। अब देखो क्रेडिट क्या क्या होना है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी बर्बाद हो गई है ना, पूरी टेक्नोलॉजी हाँ, 5 से गई। बिल्कुल रूल सही। के हिसाब से स्पेसिफिक एसेट के बाद गुडविल की मौत हो गई। हो चलो भाई गई। जबरदस्त। फिर हमने अपॉर्चमेंट करी। हमने ब्रांड हाँ, को 5 से उड़ाया। हमने लैंड को सही है। 25 से कम करा। हमने बिल्डिंग शरीफ को 15 से कम किया। देखिए डेबिट क्रेडिट इक्वल है। 25, 40, हाँ जी बिल्कुल है। एसएफपी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। देखो सीजीयू था कितना, सीजीयू था कितना, टोटल कितना था? एक सौ 155। हो कितना गया है? 85। तो वर्किंग हमें पता है। इम्पेयरमेंट के बाद जो रिकवरेबल अमाउंट होती है वही कहाँ नजर आ रही होती है? वही कहाँ वही। नजर आ रही, वही अमाउंट नजर हाँ, आ रही होती है ना। यहाँ पे कुछ बच्चों के बिल्कुल। लिए मैं थोड़ी सी मेहनत भी कर देता हूँ। कुछ बच्चे बोलते सर ये तो आपने शॉर्टकट मारा, तो हाँ भाई ठीक है शॉर्टकट मारा, एक्सपीरियंस ही सिखाता है ना चीजें। तो भाई रिकवरेबल अमाउंट ही जाती है, लेकिन कुछ बच्चे थे नहीं सर ये 85 आया कैसे, जरा हमें करके तो बताएं। तो हम उनको करके हाँ, बताते हैं। देखो बेटा, सही है। गुडविल 20 से खत्म होके 0, टेक्नोलॉजी हाँ, 5 से खत्म होके 0, ये 5 ये 20, ब्रांड हाँ, 5 से खत्म होके 5 रह गया, ओके। लैंड 25 से खत्म होके 25 रह गई, ओके। और ये बिल्डिंग जी। है 15 से खत्म होके कितनी रह गई? 15 रह गई। अदर नेट हाँ, एसेट हाँ, में कोई इंपेयरमेंट नहीं है, मना किया है उसने। पूरा पूरा आ जाएगा। 40 ही रह गए। टोटल करना जरा, 40, 50, 60, 70, 80, 85। वाह, वाह सर वाह। Any recoverable amount is going to be represented in SFP and you can do the working as well like that। खलास। सीजीयू सही सर, है। सीजीयू कोई तकलीफ हो रही है तो बताइएगा प्लीज। नहीं सर, ये समझ आ गया मुझे, इतना समझ आ गया। ओके। हम्म, इतना समझ आ गया। यह है पूरा सीजीयू की कहानी जिसको हमने एक क्वेश्चन में समेटा है, ठीक है। जी कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं नहीं, मैंने कहा सही है। ओके। अब हम आते हैं स्टडी हब पे, देखते हैं जी। स्टडी हब अब हमें सीजीयू में कैसा एक क्वेश्चन देता है।
आप स्टडी अब रीड कर रहे हैं आई एस 16, 20, 40 और जी मैं 83 और आई अभी एफ आर एस लास्ट में, 5। हाँ जी वो भी मैंने किया है। अभी मैं ये यही वाला करा था, फेयर वैल्यू। और ये जो मेरे थे, मैं देखूं कौन सा था, मैं अभी कौन सा कर रहा हूँ। 30, हाँ। कौन सा कर रहा हूँ, लिखा क्यों 13, कौन सा फेयर वैल्यूलेस। एक सेकेंड, चैप्टर, हाँ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स ही कर रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ पे था फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वाली यूनिट अच्छा, को मैं पढ़ आप रहा हूँ। इंडिविजुअल ही कर रहे हैं, राइट? इंडिविजुअली मतलब सर? यानी वो इंडिविजुअल एसेट की इम्पेयरमेंट देख रहे हैं ना आप? हाँ अभी मैं वो इंडिविजुअल एसेट पे पहुंचा था, वो एक्टिव मार्केट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अभी मतलब ठीक है, रिवाइज कर रहा था ना, अभी मैं उस पे नहीं आया। तो इसके साथ हमारा आई एस 36 जो है इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाता है सर। ठीक है, आई एस 36 में इतना सही था। अब हम इसकी कुछ रिवीजन किट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपके सामने ठीक क्वेश्चन है। आएगा अभी। तो बेसिकली जो पीछे थ्योरी है वो यही है, मतलब मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन यही आ सकती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कंडीशन मीट हो रही है, इम्पेयरमेंट हो रही है, और फिर उसको देखना है जिस पे तो स्पेसिफिक पे लेके आना है, फिर गुडविल को हिट करना है, और फिर अपॉर्चमेंट करनी है। और उनको अपॉर्चमेंट करनी है जिनके बारे में लिखा होगा कि भाई है, जिसका कुछ मेंशन कर दिया है कि जी इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू सही है, या जो भी, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, बाकियों के ऊपर हम उसको उनकी रेशियो के हिसाब से पोर्शन कर देंगे। क्या बात है, पूरा सही बताया है, माशाल्लाह। सही है, CGU, ठीक है। what will be the carrying amount of CGU when the impairment loss has been allocated? यानी वो कैरिंग अच्छा। अमाउंट बतानी है जो कि इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट करने के बाद होगी। मैं आसान भाषा में बोलूं कि भाईजान जी सर। इम्पेयरमेंट को हम बांटेंगे और फिर कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे। आइए मिल के खेलते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, शाबाश। ये किट का क्वेश्चन है, ठीक है, कैपलाइन का क्वेश्चन है, तो कोई मसले अच्छा वाली जी। बात नहीं है। क्वेश्चन कहता है 1 जुलाई क्या है सर? 1 जुलाई है सर। 1 जुलाई को 2007। क्या हुआ? उसने कहा जी डैमेज हुआ है मशीन को वर्स 1 जुलाई को देन। दुख हुआ है, दुख हुआ। एक मशीन डैमेज, डैमेज इज अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट, वल्लाही यस। डैमेज इज अ बिल्कुल। इंडिकेटर। डैमेज होया बिल्कुल। मतलब इंडिकेटर आया। इंडिकेटर आया और आगे जाके उसने बोला भाई इंडिकेटर की वजह से रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई। 9,50,000। अब हमें पता है कि भाई सीजीयू की जो कैरिंग अमाउंट है वो 950 ही होगी, लेकिन इसने देखो इसने खेला है हमसे। इसने पूरे सीजीयू का नहीं पूछा है, उसने सिर्फ आपसे प्लांट एंड इक्विपमेंट का पूछा है। वरना उसको भी वो पता है, वरना उसको भी पता है कि फाइनल आंसर तो 950 ही है। पूरे सीजीयू का हाँ आंसर तो 950 ही होना, राइट? कि कैरिंग क्योंकि मैंने वो, बता दिया ना शॉर्टकट, कि जो रिकवरेबल हाँ अमाउंट होती है वही एसएफपी में आती है। तो ये उसको भी पता सही था, है। तो इसने आपसे खेला। इसे बोला मुझे टोटल पूरे हाँ। सीजीयू का नहीं बताओ। सही है, मुझे क्या हम्म, बताओ, मुझे बताओ प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी पूरा अलोकेशन अपोर्शन प्रपोर्शन चपोर्शन करने के बाद का खेलना है। अब पढ़ते हैं। सही है, सही है। देखो, हाँ जी। नेट बिल्डिंग है, इक्विपमेंट जी है, सर। गुडविल है, बिल्कुल। हाँ जी। और नेट एसेट्स में लिखा हुआ है एट रिकवरेबल अमाउंट। इस लाइन का अच्छा मतलब तो दसो, इस लाइन से ये क्या सर, कहना चाह रहा है, एट रिकवरेबल ये अमाउंट? कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, जो करंट एसेट है वो रिकवरेबल अमाउंट सारी की सारी रिकवरेबल है। यानी कि नेट करंट एसेट में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, 250 था और 250 रहेगा। अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये क्या लिख रहा है कि एक डैमेज मशीन थी और उस हाँ डैमेज जी। मशीन की वैल्यू कितनी थी? 35,000। ये क्या बोल रहा है, इससे क्या समझ आता है, इस लाइन से क्या समझ आता है? इंक्लूडिंग द डैमेज मशीन एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 35,000। सर ये वो तो नहीं जो स्पेसिफिक उसने इसमें ऑलरेडी एलोकेट कर दी हुई है? मरहबा, माशाल्लाह। ये वही जो एक मशीन वर्स हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, उसकी वैल्यू है, तो स्पेसिफिक है, बेहतरीन। सर सबसे पहले हाँ तो इन सब का टोटल करके हम कैरिंग अमाउंट देख लेते हैं कि हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट है क्या। 500 बिल्कुल प्लस सही है। 350 कितना आया? ये आ गया जी 835 जमा 85 और जमा 250।
ये आगे जी वन वन 1170 सर। दोबारा देखिए। 500 जमा 335 जमा 85 जमा 250 जी 1170। रिकवरेबल अमाउंट कितनी दी हुई है? 950। इंडिकेटर भी है। कैरिंग बिल्कुल अमाउंट है। ज्यादा है, रिकवर कम है, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया? -950 220। लेकिन सर इसमें तो 35,000 डैमेज वाला भी डला हुआ है। अभी आते हैं ना। अच्छा टोटल मतलब कैरिंग ऐड। अमाउंट नहीं नहीं, ऐड करके ही लेना है, टोटल जो एग्जिस्टिंग है उसको लेके चलना होता है। अब इसमें अच्छा से अच्छा। उड़ेगा। ठीक है। ओके ओके अब इसमें से सही है। उड़ेगा। सबसे पहले स्पेसिफिक। हाँ स्पेसिफिक हाँ अच्छा। 35,000 वाला है, तो 35 चला गया। फिर दूसरे नंबर पे गुडविल आंटी। गुडविल आंटी कितनी है? गुडविल आंटी 85। है जी कितना 85। अपोर्शन या एलोकेशन कितने से होगी, अब बता दो जरा, बैलेंसिंग फिगर चलाओ। 220 -35 -85। ये माइनस जो हम करेंगे स्पेसिफिक 35 करेंगे या 335 करेंगे। स्पेसिफिक कितना है? ऐसे जो डैमेज है उसकी वैल्यू 335 है कि 35? क्वेश्चन ने खुद बताई है। थर्टी ढूंढिए। फाइव है। तो इसका मतलब कि हम बाकी करेंगे 500 वो हो गया, 300 ये हो गया, और 250 ये हो गया। 1050। नहीं अच्छा ये तो दूसरे हैं। इसकी हमने निकाली है 85 और 35। 85 जमा 35 सर 120। 220 में से ये हट गए तो कितना बच गया? 220। अच्छा ये। ये इम्पेयरमेंट है। अच्छा ये चलो, 220। इसमें इम्पेयरमेंट से हमने 220 स्पेसिफिक। है। उसमें से ओके स्पेसिफिक के ओके। 35, गुडविल के 85, बचा कितना? 20 माइनस 35 ये निकल गए, और माइनस 85 वो निकल गए। 100। 100 बच गए। अब इस 100 की ओके एलोकेशन है, इसमें वो। एलोकेट नहीं करना है, मना किया है। बिल्डिंग और हाँ प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही होगी। बिल्डिंग में होगी और प्लांट एंड इक्विपमेंट में होगी। रेशियो कैसे होएगा? प्लांट प्लांट इक्विपमेंट तो ऑलरेडी हो नहीं चुकी 35 की। वो स्पेसिफिक वाला था ना, उसको छोड़ दो ना, उसकी बात, उसकी परवाह नहीं करो। स्पेसिफिक वाले अच्छा में देखो। कंपनी, इसको यूं समझ लो कि कंपनी के पास 10-15 एसेट होंगे ना। प्लांट एंड अच्छा इक्विपमेंट तो एक हेडिंग है। सुनिए। अच्छा। हाँ प्लांट तो एंड एक इक्विपमेंट, मशीन। एक मशीन अच्छा डैमेज हुई थी ना। पूरा प्लांट एंड ओके इक्विपमेंट यानी पूरी फैक्ट्री की सारी मशीनें तबाह और बर्बाद थोड़ी हुई हैं। एक ओके अच्छा मशीन अच्छा। बर्बाद हुई है, राइट। ओके ओके सही है था ठीक। तो बाकी जो 300 है वो तो भी रहते हैं, तो उसके उस पे एलोकेट करेंगे हम। ठीक है सही है सही है। चलें। अच्छा तो ये हमारा आ गया 500 वो है, और 300 ये 335 ये 335 ही लेंगे ना हम पूरा। अब यही तो सोचना है। अब इसमें। अब देखिए, हमारे पास दो चीजें हैं ना। 500 और रेशियो क्या होगा? देखो, 35 का जो डैमेज है ना वो तो हट गया ना। तो 5 और 300, 6, 7, 800 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 300 और 800। ये 300 कहाँ से आ रहा है सर? ये 35 इसमें डैमेज का ऑलरेडी स्पेसिफिकली हुट चुका है। तो रिमेनिंग एसेट्स की वर्थ कितनी है? 800 अब 300। तो उसमें ही अब क्या कहते हैं, अपोर्शन होगा 100 का ना। अब मैं बिल्डिंग का बिल्कुल। ना भी करूँ तब चलेगा, क्योंकि मुझसे तो इसने सिर्फ प्लांट के इक्विपमेंट का पूछा था। क्या आंसर आएगा? 100 × 300 डिवाइड बाई 800। सर ये आ जाएगा 37.5। मुझे सिर्फ प्लांट का ही करना है तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाता। देखो भाई, प्लांट एंड इक्विपमेंट है 335 का। एक ठीक है स्पेसिफिक 35 उड़ गया, और एक ठीक है। जर्नलाइज होके 37.5 उड़ गया। तो एसएफपी में हम्म। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी शो होगी? सर ये हो जाएगी वही 262.5। ये 3 जीरो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, तो मैं पूरा नंबर लिख देना है। टू सिक्सटी टू अच्छा थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये हमारे पास बिल्कुल। कैप्लाइन का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और इंडिविजुअल में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए थे।
और IAS 36 जो है वो खत्म होता है, फिनिश होता है।